चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। एक घन का आयतन 24 × 18 × 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई बतानी है। देखो भाई, एक क्यूब का आयतन एक क्यूबॉइड के आयतन के बराबर है, घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। तो भाई घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। और घनाभ का आयतन कैसे निकलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी गई है? 54, 18 और 6। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्यूब रूट। क्या होगा भाई? क्यूब रूट होगा। ठीक। तो अब या तो इन तीनों का गुणा करो। ठीक। अब गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसको कैसे लिखो, इसको आप ऐसे लिख दो, 54 को लिख लो 9 × 6, 18 को लिख लो 6 × 3, और इसको लिख लो आप 2 × 3। 9 को और बांट लो, 9 को आप लिख लो 3 × 3। ठीक है भाई। और बांटते चलो, और छोटा कर दे, और अच्छा लगेगा। देखो देखते क्या आता है। 54 का मतलब है 9 × 6, तो 3 × 3, 2 × 3। 18 को लिखो क्या? 2 × 3 × 3, और 6 को लिखो 2 × 3। ठीक है भाई। बस अब इससे छोटा तो टूटेगा नहीं। जो भी चीज 3 बार होगी अंदर, वो 1 बार बाहर आ जाएगी। तो 3 को देखो 1 2 3, तो 1 बार बाहर लिख दो। फिर देखो 1 2 3, तो 1 बार बाहर लिख दो। 2 को देखो 1 2 3, तो 1 बार बाहर लिख दो। कितना आ गया? 18। ठीक है। वैसे तुम निकालते तो काफी बड़ा हो जाता है भैया। 38 जैसा लग रहा मैं तो। ठीक है। तो 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसको हटा दे। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 में लिखा हुआ है, उस खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 30 × 15 × 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। आपको याद है, हमने बताया था लंबे से लंबी छड़। तो बस वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता बताओ? बताओ भाई, रूट के अंदर क्या था? तो भाई कितना कितना है इसमें? 30 है, 15 है और 10 है। 30 लिखा है, 15 लिखा है और 10 लिखा है। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। 15 का स्क्वायर 225, और 10 का स्क्वायर 100। जोड़ दो सबको उठा के, कितना हो गया? 1225। तो ये वर्गमूल है भैया। ठीक है ना? ये घनमूल नहीं है, तो गलती कर दो घनमूल है, ये वर्गमूल है। कितना आ जाएगा? 33 आपका आंसर। ठीक। यहाँ पे लिख दो कैपिटल है, नोट कर लो भाई। अब है अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। 40वें नंबर का सवाल सभी लोग पढ़ लें। क्या दिया हुआ है? एक घनाभ का सतह क्षेत्रफल 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आयाम 4, 2 और 1 के अनुपात में है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 2 और 1, 4 2 और 1, ये अनुपात दिया गया है। एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं दी गई, तो आप क्या मान लोगे? आप लंबाई को मान लो 4x, चौड़ाई को मान लो 2x, और ऊंचाई को मान लो x। ठीक। एल बी एच, एल बी। अब आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ। तो याद आया घनाभ का सतह का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टी ऐसे क्या होता है? 2 LB BH HL बराबर कितना हो गया? 1372। यही दिया था ना। इसको अब आप सॉल्व करिए। एल कितना था? 4x,
4x और 2x कितना हो गया, 8x² प्लस BH 2x² प्लस HL 4x² बराबर 1372। 8 और 4 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 28x² बराबर आ गया 1372। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। x² बराबर कितना हो जाएगा, 1372 बटे में 28। जो कुछ काटा पीटी हो रही हो कर लो भाई, 4 से काट दो, 7 बार, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक, तो x² बराबर और काट दो, 7 चौक 28 और तो x बराबर क्या आ गया 7। आपसे क्या पूछा गया था, क्या पूछा था आपसे, लंबाई। तो लंबाई हमने क्या मानी थी 4x, तो क्या हो जाएगा भाई 7 गुणे 4 यानी कि 28, ये हो गई आपकी लंबाई। ठीक है, मेन चीज ये है सवाल में जो आपको याद रखनी है, इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ये वाली चीज जो तुम पूछ रहे हो ना, जब अपन सिलेंडर के सवाल करेंगे तब वो अलग अलग देंगे। यहाँ पे ज्यादातर सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। जो तुम जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो वहाँ बेलन में होता है, सिलेंडर में होता है, कोन में होता है, शंकु में, वहाँ पे वो चीजें यूज होती हैं। यहाँ पे जो टोटली चलता है, नहीं तो वो अलग से देंगे फिर कि 4 दीवारों का ऐसा लिख देंगे। ठीक, चलो भाई चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए थे। आपने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है जिसमें आपने सतह के क्षेत्रफल से आयतन निकाल दिया हो। ये एक नई चीज होगी आपके लिए कि सतह के क्षेत्रफल से आप आयतन निकालो। उस दिन जो हमने आपको सिखाया था वो चीज अब आपके काम आएगी। मान लीजिए यही एक घनाभ है, ठीक, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना माना था, एक बार याद दिला दें आपको। इसको माना था लंबाई, इसको माना था चौड़ाई और इसको माना था ऊंचाई। इस वाली दीवार में कौन कौन सी चीजें हैं, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, b/h होगा। सामने वाली का कितना होगा, तो b/h, ऐसी दीवारों का होगा b/h। ठीक, ये वाली दीवार का क्या होगा, लंबाई और ऊंचाई, h/l, ये भी h/l। अब यार नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, तो क्या है l और b, तो l/b नीचे कह दो चाहे ऊपर कह दो। अब आओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कहा 3 सतहों के क्षेत्रफल 25, 32 और 32 है, घनाभ का आयतन कितना होगा। तो भाई ऐसा है कि ऐसी कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसको क्या माने, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि होता क्या है। भाई कोई भी एक दीवार होगी जिसका l/b होगा, ठीक, एक होगी जिसका h/l होगा ये वाली, और एक ऐसी होगी जिसका b/h होगा ना, यही होंगे। अब कोई सा हो सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना दिया, 25, 32 और 32। ठीक है, यूनिट वगैरह दी है तो वो अभी हम लिख नहीं रहे, आप देख सकते हो इसमें मीटर में है, तो आयतन आयतन मीटर क्यूब में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात ये है कि अब आपसे पूछ लिया गया आयतन बताओ। अब आपने ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कि क्षेत्रफल से आयतन में पहुंच जाए, इससे आप भुजाएं निकालने में हो जाओगे परेशान। ठीक, अब आपको एक चीज पे ध्यान देना है जरा कि आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। आयतन का फॉर्मूला होता है L/b/h, यही होता है ना आयतन का फॉर्मूला। अगर हम ऐसा कर दें
तो बताइए आपको कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? बस यही आपकी परेशानी का सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन तीनों का गुणा करा दो, अगर आप इन तीनों का गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच इंटू एल। तो इसका मतलब है L 2 बार, B 2 बार और H 2 बार। आई बात समझ में? ट्रिक आ रही समझ में? इन तीनों का अगर तुम गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा कि नहीं, और इसको उठा के वर्गमूल के अंदर ले जाओ तो क्या निकल आएगा? आयतन। तो ये इसकी ट्रिक है कि अगर आपके पास तीनों दीवारों का क्षेत्रफल हो तो उनका करा दो गुणा, तो बन क्या जाता है? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकाल दो तो आयतन आ जाता है। ठीक, तो ये नई चीज याद कर लीजिए। तो गुणा कराना है तो सीधे सीधे लिख दिया 25 गुणे 32 गुणे 32। अच्छा, अब इसका वर्गमूल भी बड़े आराम से निकालना है। 32 दो बार लिखा है ना, एक बार बाहर लिख लेना और 25 का 5 लिख लेना, कहानी खत्म हो गई। तो क्या हो गया? 32 गुणे 5 कितना आ गया? 180 आपका आंसर। अब बताओ कितना सरल सवाल था। और अगर इस चीज पे तुम ध्यान नहीं देते तो आप परेशान हो जाते, आंसर नहीं। करो भाई जल्दी से, सॉरी है। ठीक, 160 कर लो। ये जो अपन ने ट्रिक बनाई है इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। ये आपको पढ़ने को कभी भी फॉर्मूलों के रूप में कभी नहीं मिली होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गए बेलन पे। अभी तक घनो घनाभ पे चल रहे थे, अब आ गए बेलन पे। तो पहले बेलन के या सिलेंडर के फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक, ये बना हुआ है अपना सिलेंडर। इसकी जो त्रिज्या है आधार की वो कितनी आप मान लो? R। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी मान ली? R। और इसकी ऊंचाई मान लो कितनी? H। ठीक, बना लो आप भी, फिर फॉर्मूले बता दें। देखिए इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे आपने ड्रम देखे होंगे ना, इसके ऊपर नीचे ढक्कन लगा दो, आपका बन जाएगा क्या? सिलेंडर। तो अगर हम सिर्फ ये वाला एरिया लेते हैं, ठीक है, ढक्कन नहीं लगा रहे और तली भी नहीं लगा रहे, तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रखिएगा। और अगर इसमें ढक्कन और तली जोड़ दो तो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। जो तुम बात कर रहे थे ना वो यहां यूज होता है। ठीक है भाई, तो देखिए, तो जो वक्र पृष्ठ होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। R आपको पता ही है, ये आधार की त्रिज्या है, H ऊंचाई है, पाई के बारे में तो जानते हैं। अब अगर आप आते हो टोटल सरफेस एरिया पे, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वक्र पृष्ठ। ये है संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 पाई RH तो आपके पास पहले से ही था। अब ऊपर का ढक्कन कितने का होगा? पाई R स्क्वायर का, और नीचे का ढक्कन भी पाई R स्क्वायर का। तो 2 पाई R स्क्वायर इसमें और दो।
ठीक। अब आपकी किताबों में डायरेक्ट क्या करते हैं, वो कॉमन लेके लिख देते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है। जो कर्व सरफेस एरिया है, इसमें ऊपर का ढक्कन और नीचे की तली जुड़ी हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया है। अब आपको कॉमन ओमन लेना है तो ले लो कॉमन, 2πr कॉमन ले लो। 2πr कॉमन लोगे तो क्या होगा, h प्लस, ठीक है, ऐसा भी आपको लिखा मिल जाएगा। इसका जो आयतन होता है, बताइए क्या होता है भाई, πr² h, नोट कर लीजिए। यही इसके 3 मेन फॉर्मूले हैं जिन पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, नोट कर लो भाई सारे। ठीक, तीनों समझ में आ गए आपकी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, क्लियर है। चलिए सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेलन की ऊंचाई दी गई है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आपको आयतन बताना है। कोशिश करिए करने की। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया गया है 2πrh। 2πrh कितना दिया हुआ है, 660। वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7 रख दो। अच्छा, और ऊंचाई दी गई है क्या इसमें, ऊंचाई दी गई है 14, r गुणे 14 बराबर 660। तो 22 से कट गया 3 बार, ये कट गया 15 बार, 7 से कट गया 2 बार, r बराबर आ गया 15/2। ठीक। अब आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, πr²h। तो 22/7, r की जगह 15/2, 15/2 और h की जगह क्या था, 14। ठीक, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, ये कट गया 11, 11 गुणे 225 कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ ये कितना आया, 2475 आ गया, बिल्कुल सही। यूनिट जो दी गई है उसके हिसाब से आप आंसर में लिख देंगे यूनिट। क्या सेंटीमीटर में होगा सब कुछ, तो बस सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया था, 2475 सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लीजिए। ठीक, समझ में आया। हमको ये दिया गया था, इससे हमने r निकाल लिया और फिर हमने r और h को यहां रख के पूरा सॉल्व कर दिया। सिंपल था क्वेश्चन, कठिन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा शब्दों में आपको घुमाया जाएगा, लैंग्वेज में फंसाएंगे आपको, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्षमता क्या चीज होती है, चादर इस शब्द का यूज करेंगे कई बार, उसका मतलब क्या है। ठीक, अगले सवाल में आपको दे रहे हैं, बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर गलत है, मीटर क्यूब कर लीजिए, घन मीटर होना चाहिए। क्षमता है ना, क्षमता का मतलब होता है आयतन, और ये घन मीटर में होना चाहिए। टैंक के आधार का व्यास दिया गया है 28। टैंक की गहराई बतानी है। देखिए, गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, एक ही बात होती है। आपको दिया गया है व्यास, d बराबर कितना दिया गया है, 28। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला, πr² h। और कितना दिया गया है इसमें, 6160। तो आपके पास जो जो चीजें हैं उन्हें लिख दो। पाई की जगह लिख दो 22/7, r की जगह लिख दो 14 गुणे 14, h आपको सॉल्व करना है 6160। ठीक है भाई,
7 से इसे काट दो 2 बार, h बराबर क्या आ गया 6160 बटे में 22 2 14। सॉल्व करो, चलो करो काटा पीटी। सब कट के 10 आ गया, नीचे 6 तो 16 आ गया है। ठीक, नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अच्छा है, 44वां क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर पाए भाई? 539, 539 आएगा सही। कितने लोगों का आ गया? इधर वाले नहीं कर पाए भाई कोई भी? कहो बाबू जी, ओ अंकल जी। चलो भाई देखो, आपसे कह रहे हैं ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है, ठीक। इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको याद है, 2πr कॉमन ले लिया था, h + r आ गया था, ठीक। ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3। तो 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो गया, 3 का यहाँ गुणा कर दो, 3h बराबर h + r, तो r बराबर क्या हो गया, ये घट गया 2h। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी से सवाल सॉल्व होगा बस, ठीक है। नोट करिए इसको, सारा का सारा सवाल इसी पे टिका हुआ है। ये दोनों चीजें आपके काम आएंगी, ठीक। अब जो कुछ आपको दिया गया था वापस आ जाओ, कहने लगे हमें तो दिया था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था भाई? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h + r, और ये कितना दिया था अपन को 462, ठीक। आप क्या करो, इसमें पूछा क्या है अपन से, और कहां गया इसकी, अच्छा इसका आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए हमको r भी चाहिए h भी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है r की जगह कितना लिख दो, 2h लिख दो, तो लिख दो भैया 2 × 22/7, इस वाले r की जगह 2h, और ये देखो h + r की जगह क्या लिख सकते हैं 3h, ठीक है। ध्यान देना, r की जगह 2h और h + r की जगह 3h, ठीक। 3h बराबर 462। अच्छा, अब आप इसमें काटा पीटी करना स्टार्ट करो, कुछ है नहीं है, तो h² बराबर आपका हो गया 462 × 7 अपॉन में 2 22 2 और 3, ठीक है भाई, इतना ही है। अब आप देख लो इसमें कुछ हो रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा, 40 से काट लो यार, 22 से काट दें, 3 से नहीं काटें, लो वापस कर दो 3 को, 22 से काट दो भाई, 22 दूनी 44,
21, अब 3 से काट दो 7, बस अब इससे ज्यादा मत काटना क्योंकि वो अपने मतलब का बन चुका है। ऊपर 2 बार 7 लिखा है, नीचे 2 बार 2 लिखा है, वर्गमूल बड़े आराम से आ जाएगा। h बराबर क्या हो गया 7 बटे, ठीक, h बराबर 7 बटे 2 आ गया और r बराबर क्या था 2h, r बराबर क्या होगी 2 गुणे 7 बटे 2, 2 से 2 कट गया, r बराबर आ गया 7। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22 बटे 7, आर की जगह 7, फिर एक बार 7 और 7 बटे 2, ये इससे ये कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 11 बार, तो 11 गुणे 77। ठीक है भाई, यही आया, सॉल्व करो आंसर। एक मिनट 7 गुणे 7 49 था, हमने 11 में गुणा भी करा दिया और लिख भी दिया। अब कर कितना आ गया 500, 53, गर्मी ज्यादा है। लाइट लंबी चली गई इधर। चलो भाई, हो गया सबका, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इस पे ध्यान दीजिए। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। इससे आपको 2 रिलेशन मिल जाएंगे। उन 2 रिलेशन की वैल्यू जब आप यहां रख दोगे तो h और r सॉल्व हो जाएंगे, फिर आप वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल लोगे। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए या वैल्यू ढंग से नहीं रखी तो आप फंस जाओगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल किसका आ गया यहाँ पे, शंकु का आ गया। तो पहले शंकु के भाई कोण के फॉर्मूले नोट कर लेना। सबसे पहले आप समझे शंकु कहते कैसे हैं। ये जो डिजाइन होती है जोकर की टोपी वाली डिजाइन या सॉफ्टी वाली डिजाइन, इसको कहते हैं शंकु या कोण। ये इसके आधार की त्रिज्या होती है r, ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है h, ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई होती है l। नोट करिए। ठीक, इसके लिए भी वही 3 फॉर्मूले चलेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला इसमें बड़े काम का होता है। यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो L का फॉर्मूला बन जाता है L बराबर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसको हम बदल बदल के यूज कर लेते हैं, कभी h निकालने के लिए कर लेते हैं। ठीक, तो h का फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r का फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये तीनों लिख लो आप, जब जिसकी जरूरत होगी तब वो हम लगा देंगे। अब 3 फॉर्मूले इसके भी, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन। तो भाई इसका जो वक्र पृष्ठ होता है या जो तिरछा एरिया होता है ये ऊपर का, जैसे आप कोन बनाओगे ना, सॉफ्टी बनाओगे, तो जितनी जगह वो उसका कागज या उसका जो मटेरियल होगा वो रहेगा, एक जगह तो खाली रहेगी। ठीक है, टोपी में आप देखते हो इतनी जगह कागज लगता है, वो एरिया कहलाएगा क्या, वक्र पृष्ठ। CSA या कर्व सरफेस एरिया, CSA क्या होता है, पाई आर एल। नोट करो, पाई आर एल। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, नीचे का इसमें ढक्कन जोड़ दो तो क्या हो गया भाई, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपने पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये आपको अगर हम इतना हटा दें तो ये याद आया किसका फॉर्मूला था,
ये सिलेंडर का फॉर्मूला था, और 1/3 में क्या हो गया, शंकु हो गया। ये याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक, ठीक है, हो गए नोट। सारी चीजें समझ में आ गई, किसको क्या कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ये लंबवत है, सीधी परपेंडिकुलर हाइट है, ये आपकी रेडियस है। ठीक, चलिए सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं सवाल में आपसे, सवाल में आपसे कह रहे हैं शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो भाई व्यास दिया गया है 2d, 2d बराबर 42, तो r बराबर, सॉरी, d बराबर 42, r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, कितना आ जाएगा, 21। फिर आपसे कह रहे हैं इसका CSA 2310 है, आयतन बताना। CSA क्या होता है, पाई आर एल, 2310, तो 22/7, r की जगह लिख दो 21 गुणे l बराबर 2310। जल्दी से l निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करो, l बताओ कितना आया। 35 आ गया, कितना आएगा, 35। और जब l 35 आ गया आपके पास, तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है, आपसे इन्होंने पूछा है वॉल्यूम। अब आप देखिए, आपके पास l आ गया 35, r आपको पता है 21, तो आप ये निकाल सकते हैं क्या, बताएं, कुछ याद आया आपको, देखो बताएं। यहां लिखा 35, यहां लिखा 21, कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इन्हें काट रहा हो, 7 है ना, 7 से कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार, 3 बार। तो अगर ट्रिपलेट होगा तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा ना, आएगा ना 4। तो 7 से ही कट रहा होगा, तो 7 से 4 बार क्या कट रहा होगा, 28। तो हमको पता लग गया ये कितना है, 28। ठीक है, ये फायदा होता है ट्रिपलेट का, कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाती है। आपने देखा ये 7 से 5 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, और ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5, तो 3 और 5 तो मिल गए, 4 और चाहिए। 4 कब आएगा, जब यहाँ 28 होगा तभी तो आएगा ना, यहाँ आ गया 28। हमको h पता लग गया। वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 1/3 22/7, r कितना आया था अपना 21, और ये आ गया 28। सॉल्व करो इसको, 7 से कट गया 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, अब ये गुणा उड़ा कर लो, बताओ जल्दी से कितना आया। 12936 आ रहा है क्या, चेक करो, 12936 सही, ठीक है, ये आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत। सबसे पहले डी से आर निकाला, पाई आर एल से एल निकाला, उसके बाद ट्रिपलेट वाली ट्रिक यूज करी। अगर ट्रिपलेट वाली ट्रिक यूज नहीं करते तो फिर तुम क्या करते, ये करते, एच स्क्वायर बराबर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बताओ ये सरल है कि ये सरल है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ये आपको हर जगह लगा के देखना है। ट्रिपलेट लग रहा है, कर दो, नहीं तो फिर तो आपको पता ही है कितनी मेहनत होती। आगे सब सवाल सरल है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, चलें फिर आगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें वैल्यू नहीं दी गई हो, अनुपात में बात की गई हो और कोई अनुपात पूछा हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। करो अगला क्वेश्चन, देखो कर पाते हो कि नहीं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाए, तो मूल शंकु की ऊंचाई नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए दो शंकु, ठीक, पहले वाले शंकु के लिए वन बाई थ्री पाई R1 स्क्वायर H1, ये हमने उसके आयतन का फॉर्मूला मान लिया। उसके लिए सब कुछ 1 1 माना। पहला वाला मूल शंकु, मूल शंकु के लिए क्या माना 1, या चलो पहला मान लो, पहले दूसरे की बात बाद में करेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। अच्छा, ये हमने माना था पहला, तो इसको मान लो V1, इसको मान लो V2। बताइए कोई दिक्कत आपको। अब आप चाहे इधर लिख लो V1 V2 बराबर को उस तरफ ये लिख देना, चाहे इस तरफ, ऐसा कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। पहले वाले के लिए 1 लगा के बना दिया, दूसरे वाले के लिए क्लियर। अब सुनो, देखो क्या कह रहे हैं इसमें, आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दो। तो पहले वाले की जो थी उसको वैसे ही रहने दो, दूसरे वाले की क्या कर दो, दुगनी। तो अगर आप R1 को R मानते हो तो R2 क्या हो जाएगा 2R। ठीक, अच्छा, तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाए। V1 को अगर आप V मानते हो तो V2 कितना हो जाएगा 3V। ठीक, तो आपसे पूछ रहे हैं H1 और H2 का बताइए क्या होगा अनुपात। आई बात समझ में, रखो इसमें वैल्यू। 1/3 पाई से 1/3 पाई उड़ गया, R1 की जगह क्या हो गया R स्क्वायर, H1 की जगह H1 ही रहा, R2 की जगह क्या हो जाएगा 2R का स्क्वायर, R2 की जगह क्या होगा 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R स्क्वायर। कई लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं 2R का स्क्वायर करो, तो वो क्या करते हैं 2R स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर, 2R का स्क्वायर 2R स्क्वायर। ये गलती होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्या होगा 4R स्क्वायर इंटू H2 बराबर V1 की जगह V और V3 की जगह 3V। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, V से V कट गया, 4 का पहुंच गया ऊपर, तो H1 अपॉन H2 बराबर क्या हो गया 4/, आंसर खत्म। एक लाइन में सवाल सॉल्व, नोट करो। ठीक, समझ में आ गया सबकी। इसमें वैल्यू कहां पे कौन सी रखनी है ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। यहां पर पहले की बात कर रहे हैं कि दूसरे की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया। अब देखिए ये वाले जो सवाल होते हैं, जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाए, तो इसका आप एक बेसिक चीज याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए गोले को पिघला के तार बना दिया, गोले को पिघला के बेलन बना दिया, बेलन को पिघला के गोला बना दिया, ठीक, घन बना दिया, घनाभ बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो इसमें एक मेन चीज ये होती है, जैसे मान लो आपने लोहे का एक गोला लिया, उसको पिघला के और एक शंकु बना दिया, तो भाई जितना लोहा गोले में होगा उतने ही लोहा शंकु में होगा। तो इसका मतलब होता है कि पहली वस्तु का आयतन दूसरी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ये इसकी बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। पहली जो भी आपके पास आकृति है, गोला हो, शंकु हो, बेलन हो, कुछ भी हो, उसका आयतन दूसरे चीज के आयतन के बराबर होता है जब
एक चीज से एक चीज बनाई जा रही हो। अब मान लो ऐसा कर दें कि एक गोला पिघलाया और 10 शंकु बना दिए, तो फिर क्या होगा, एक का आयतन बराबर 10 का आयतन। समझ गए? मतलब कुल मिला के क्वांटिटी तो उतनी रहेगी ना। ये आपको बात याद रखनी है। अगर आप ये बात याद रखोगे सवाल आपका गलत नहीं होगा। कुल मिला के आयतन बराबर होता है ऐसे सवालों में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरी चीज इनमें हम कहाँ घूमते हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं, जैसे इसी सवाल में क्या किया गया, क्या पिघलाया गया भाई, गोला पिघला के उन्होंने तार बना दिया। ठीक, चलो भाई देखो, हमारे पास क्या था, गोला, बनाया क्या, तार। ठीक है, तो अब हमें गोले के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो गोले के फॉर्मूले नोट कर लो आप लोग, पहले गोले के भी कर लो और अर्धगोले के भी करा दे रहे हैं। ठीक, लिखो, त्रिज्या मान लो आर है, ऐसे ही बना लो, और त्रिज्या लिख लो आर। ठीक, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नोट कर लो दोनों। फिर आ जाओ अर्धगोले पे। अर्धगोले में जो वॉल्यूम होगा वो तो आधा ही हो जाएगा, 4/3 था, इसमें 2/3 हो जाएगा। इसमें लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक भाई, कर्व सरफेस एरिया टोटल एरिया का आधा हो जाता है, तो भाई यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर था तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आप देखो इसके ऊपर एक ये चपटा चपटा नहीं हो गया, जैसे तरबूजा बीच में से काट दो, तरबूज को बीच में से काट दो तो गोल भी बचेगा, ऊपर से चपटा हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर यहां से आ गया, तो यहाँ कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। नोट करो। ठीक, ये चीज आप याद रखना, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर का, और टोटल में ये वाली चीज और जुड़ जाएगी। ठीक, अब आपके पास लगभग सारे फॉर्मूले हो गए और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। जहां तक ज्यादा से ज्यादा गोलीय कोश आएगा तो वो हम बता देंगे आपको। गोले का तार बनाया, ठीक, तो भैया गोले का जब तार बनाया तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहानी फंस गई कि तार क्या होता है, तार तो पड़ा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो तार होता है वो बेलन होता है। जो तार होता है ना, जैसे ये मान लो एक तार है, ऐसा तार होता है, ये कौन सी डिजाइन है, ये बेलन है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप यहीं फंसे रहोगे कि तार का तो फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। तो जो बेलन का फॉर्मूला है वो यहाँ लगा देंगे। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच क्या होगा इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यही तार है, तो ये जो लंबाई दिख रही है आपको ये हो जाएगी एच, और ये गोल हिस्सा दिख रहा है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आर। समझ गए? अब आ जाओ सवाल पे। सवाल में आपसे कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का गोला था और तार की लंबाई बताओ, अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसमें यूनिट जरूर ध्यान से देख लेना। 4/3 पाई, 6 सेंटीमीटर था ना गोले का, 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 पाई आर कितना था, 8, 8 गुणे 8 गुणे एच। बस अब सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने। पाई से पाई उड़ा दो, 4 से 2 बार उड़ा दो, 3 से 2 बार उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, और कुछ है, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये कितना हो गया, 9/2, यानी कि 4 दशमलव, आंसर हो गया सब खत्म। नोट कर लो, 4.5 आंसर आ गया। ठीक है, बड़े आराम से कैलकुलेशन करिए,
सीधा आंसर आता है। ठीक है भाई, क्लियर है सवाल? अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 14 मीटर सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार धातु को पिघलाकर ठोस तार बनाया। बेलन से तार बनाया, तो बेलन से बेलन ही बना, तार का मतलब बेलन ही है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक तरफ सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ मीटर है, ये चीज याद रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। देखो भाई अगला सवाल। अब की बार क्या हो रहा है, बेलन से तार बन रहा है, बेलन से तार। यहां क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन एक तार की है और एक बेलन की है, तो यहां पर R1 H1 और R2 H2 कर लो, तो गलती नहीं होगी। चलो भाई देखो, अब हमसे कह रहे हैं जो हमारे पास बेलन था 14 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7, और ऊंचाई कितनी थी 15, ये हो गई 15 पाई। यहां पर हमको लंबाई दी गई है, व्यास निकालना है, मतलब R2 आपको निकालना है। लंबाई क्या दी गई है, 60 मीटर। 60 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100। ठीक है, ये आप याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप गलती कर दोगे। चलो अब सॉल्व करो इसको। पाई से पाई उड़ गया, ठीक है, 15 से 4 बार, बस अब इसके आगे कुछ मत करना। कहना नहीं अभी तो इतने नंबर हैं, बस समझ में आ जाता है, बस कहाँ रुकना है। देखो कितने आराम से होगा। R2 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 गुणे 7, 4/100 नीचे आ गए। ठीक, अब R2 बराबर क्या हो गया, एक बार 7 बाहर, एक बार 2 बाहर, एक बार 10 बाहर हो गया। ठीक, हमको क्या चाहिए था, हमको R2 चाहिए नहीं था, हमको तो चाहिए था व्यास, तो इसका करो दुगना। D बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 7, 2 × 10, 2 से 2 कट गया, 7/10, 0.7 सेंटीमीटर। आंसर नोट करो। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। लिखा हुआ है 2 शंकु लिए गए और उनको पिघलाकर गोला बनाया गया। पहला शंकु अलग, दूसरा शंकु अलग, दोनों का आयतन लो, जोड़ो, बराबर गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या, फिर व्यास। उसके आगे सिलेंडर मतलब बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया गया, लेकिन ये कहा गया कितने शंकु बनाए जाएंगे, हमने आपसे कहा था ना। तो वहां पर आप क्या करोगे, जो 50 नंबर का सवाल है इसमें एक बेलन को लोगे और एक शंकु का आयतन निकालोगे, कितने शंकु बनेंगे, तो बेलन के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे दोगे। ठीक है, ये 2 सवाल आपको करके लाने होमवर्क आपको। ठीक।